हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है ट्रांसपोर्टर कम्युनिकेशन के वीडियो सीरीज़ का। पहले पार्ट में हमने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की थी और इस पार्ट 2 में हम रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। आपकी रिव्यूज़ के बिना पर और आपकी कमेंट्स के बिना पर मैंने थोड़ी चेंज लाई है अपने इस वीडियो में। हो सकता है आपको अच्छा लगे, नहीं लगे तो फिर से कमेंट्स कर देना, फिर से चेंज करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये इंट्रोड्यूस कब हुए इंडिया में। ये इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में 1853 में, और जो पहला ट्रैक बना था वो मुंबई और थाने के बीच में बना था 34 किलोमीटर्स का। और आपको पता ही है कि रेलवे ट्रांसपोर्ट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। इंडियन रेलवेज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आती है। क्या आपको ये बात पता है कि इंडियन रेलवेज़ जो है वो मैनेज करती है 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडियन रेलवे वो है 4th लार्जेस्ट नेटवर्क। फर्स्ट लार्जेस्ट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स एज यूजुअल। आपको एक बात और फैक्चुअल पता होनी चाहिए, वो ये कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है दैट इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, और वंदे भारत न्यूवेस्ट ट्रेन है जो कि फ्लीट में ऐड की गई। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, वंदे भारत ट्रेन जो है वो टोटली इंडिजिनस ट्रेन है। अभी तक हमारे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस नहीं होते थे इंडियन रेलवेज़ में, बट पिछले 2 साल से फ्रेट ट्रेन्स में प्राइवेट सेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ और करंटली प्राइवेट सेक्टर भी ऑपरेट करती है फ्रेट ट्रेन्स। अभी तक पैसेंजर ट्रेन्स में प्राइवेट सेक्टर का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, बट इंडियन रेलवेज़ ने बोला है कि दे आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर इवन फॉर पैसेंजर ट्रेन्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले इंडियन रेलवेज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कौन किसको रिपोर्ट करता है। ओके, सो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे 70 डिवीजन्स है और 70 डिवीजन्स को हेड करते हैं डिविजनल रेलवेज़ मैनेजर्स। और ये डिविजनल रेलवेज़ मैनेजर्स मतलब 70 डिवीजन्स ये अंडर किसके अंडर आते हैं? 18 जोन्स के अंडर। और 18 जोन्स को कौन हेड करते हैं? 18 जनरल मैनेजर्स। तो जो ये डिवीजन रेलवे मैनेजर्स होते हैं ये रिपोर्ट करते हैं अपने जोनल जनरल मैनेजर को, और ये 18 जोनल जनरल मैनेजर्स जो होते हैं ये एक एक करके रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेलवे बोर्ड जो है ये एक 5 मेंबर बॉडी है और उनका एक चेयरमैन होता है। वो चेयरमैन ये रिपोर्ट किसको करता है? ये बोर्ड चेयरमैन रिपोर्ट करता है रेलवे मिनिस्टर को। ओके, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। यानी कि जो डिवीजन रेलवे मैनेजर है वो रिपोर्ट करेगा जोनल जनरल मैनेजर को, और ये जोनल जनरल मैनेजर्स है वो रिपोर्ट करते हैं रेलवे बोर्ड को, और रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है रेलवे मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद कुछ फैक्ट्स जो आपको रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होने चाहिए। पहला फैक्ट, लॉर्ड डलहौजी जो है वो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज़ माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को आप जानते होंगे, जो कि हमारा गवर्नर जनरल था इंडिया का 1848 से लेके 1856 तक। इसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवेज़। इसी के कार्यकाल के दौरान इंडियन रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन हुआ था। ओके, सो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टोटल हमारे इंडिया में 18 जोन्स है, 70 डिवीजन्स है। देखो ये फैक्ट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन फैक्ट्स के बिना पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, नॉर्दर्न रेलवेज़ जो जोन है वो लार्जेस्ट जोन है हमारे इंडिया का, हमारी इंडियन रेलवेज़ का। नॉर्थ ईस्ट स्मॉलेस्ट रेलवे जोन है इंडिया का। रिसेंटली एडेड रेलवे जोन है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इमर्ज हुआ क्लीनेस्ट जोन। किस सर्वे के बिना पर? इंडियन रेलवे ने एक सर्वे कंडक्ट की, उस सर्वे में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इमर्ज्ड एज क्लीनेस्ट जोन, और उसी सर्वे के बिना पर जयपुर इमर्ज्ड एज द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन, और जम्मू तवी 4th क्लीनेस्ट माना गया। इसी सर्वे के बिना पर इंडियन रेलवेज़ ने एक सर्वे कंडक्ट की, उसमें जम्मू तवी 4th क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन आया और जयपुर क्लीनेस्ट आया। लेट्स प्रोसीड फर्दर।
आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सारे कॉन्टिनेंट्स में से सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क किस कॉन्टिनेंट के पास है? वो है यूरोप के पास। और यूरोप में मोस्ट स्पेसिफिकली किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा डेंस रेलवे नेटवर्क है? वो है बेल्जियम के पास। आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए, वो है लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कौन सा है? वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अच्छा, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का मतलब ये हुआ जो एंड टू एंड किसी कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता हो, उसको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल बोल सकते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, सबसे लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, जो कि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ये है मॉस्को और ये है व्लादिवोस्तोक, ठीक है। सो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और भी कुछ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नेटवर्क्स हैं हमारे, जो मोस्ट फेमस है वो है यूनियन पैसिफिक रेलवे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, या ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस यहाँ से कनेक्ट होता है, पेरिस से वो शुरू होता है और वो मोस्ट ऑफ द यूरोप को कवर करता है। So friends, before we proceed further, I would like to make you understand what a gauge is. Let's suppose हमारी जो रेलवे ट्रैक होता है, हमारा जो रेलवे ट्रैक होता है ना, उसके दो रेलिंग्स होती है, दो पैरेलल रेलिंग्स होती है, ठीक है। इन पैरेलल रेलिंग्स के बीच में द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द टू रेल्स, यानी कि इनर फेसेस का डिस्टेंस हम देख रहे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं गेज, यानी कि द क्लियर मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द टू रेल्स। और सिंपली ऐसा समझ लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द टू रेल्स, उसको हम गेज बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेज विड्थ, railways have been categorized into meter gauge rails, standard gauge rails एंड ब्रॉड गेज रेल्स। उसके बाद नैरो गेज रेल्स भी बोलते हैं कभी कभी, तो वो हम समझेंगे। आपको जो याद रखना है ना यहाँ पे, वो ये याद रखना है कि ब्रॉड गेज रेल्स कौन सी रेल्स होती है? वो ये है, कोई भी ऐसी रेल्स जिनका गेज साइज़ 1435 mm से ज़्यादा हो, उनको हम ब्रॉड गेज रेल्स बोलते हैं। और ऐसी कोई भी रेल्स जिनका ट्रैक साइज़ और यहाँ जिनका ट्रैक गेज साइज़ इस 1435 से कम हो, उसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं एज नैरो गेज। फिर आप ये सारी बट आपको याद रखनी पड़ेंगी, लाइक मीटर गेज में द गेज साइज़ इज़ 1000 mm, ऐसे ही स्टैंडर्ड गेज में 1435 mm, नैरो गेज में एनीथिंग लेस देन 1 मीटर, और ऐसे ही जो ब्रॉड गेज है वो है 1676 मीटर्स, मिलीमीटर्स। आगे बढ़ने से पहले, हाँ, तो देखो आपको पता होना चाहिए, जो ये ब्रॉड गेज है ना, ब्रॉड गेज का एक फ़ायदा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में यूजुअली, आपको देखो आप खुद समझ लीजिए, अगर हमारे पास ये ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज का मतलब इसका डिस्टेंस कितना है? 5 फीट 6 इंच और 1676 mm, और ये नैरो गेज है, इसका डिस्टेंस कम होगा। तो आप खुद देख लीजिए, इसका गेज साइज़ कम होने की वजह से इसकी जो पटरी है वो भी छोटी बनेगी, इसका जो लोकोमोटिव यानी कि इंजन जो इसको खींचेगा इस ट्रेन को बाद में, वो भी छोटा बनेगा। इसके लिए जो ब्रिड्ज बनेंगी आगे, वो भी छोटे बनेंगे, और इतना ही नहीं, इसके लिए जो टनल्स वगैरह भी बनेंगी वो भी छोटी बनेंगी। और एज़ कम्पेयर टू दिस ब्रॉड गेज, इसके लिए टनल भी बड़ी बनानी पड़ेगी, ब्रिज भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बसेस भी बड़ी बनानी पड़ेंगी, लोकोमोटिव्स भी बड़े बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें कॉस्ट कम है। बट ऐसा क्यों है कि हम यूनिगेज सिस्टम में, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, ऑनगोइंग एफर्ट है इंडियन रेलवेज़ का, जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं तमाम गेज को ब्रॉड गेज में। सो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम इतना इनएक्सपेंसिव गेज सिस्टम को हम मोस्ट एक्सपेंसिव गेज सिस्टम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? उसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमारे जो ब्रॉड गेज है वो
उनका फ़ायदा ये है कि जो ब्रॉड गेज है वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। और मोर ट्रेन्स की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है कौन? ब्रॉड गेज, जो हमारा ब्रॉड गेज ट्रैक्स होते हैं। ओके, सो जो प्रोजेक्ट यूनिगेज है, इसमें आपने देख लिया कि हमारा ऑनगोइंग एफर्ट है इंडियन रेलवेज़ का, जिसमें वो कन्वर्ट कर रहे हैं और यूनिफाई कर रहे हैं ऑल रेल गेज इन इंडिया टू ब्रॉड गेज। सो सिंस इंडिपेंडेंस अगर हम देखें 1947 में हमारे यहाँ पे ब्रॉड गेज रेल्स जो थी 46% थी और अब मार्च 2020 में वो 94% हो गई है, क्योंकि अंडर प्रोजेक्ट यूनिगेज हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं। और ऐसे ही मीटर गेज में हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे 44% थी, अब वो 3.35% रह गई है। और ऐसे ही थर्ड जो नैरो गेज है वो हमारे 9.58% थी, अब वो 2.33% हो गई हैं। इसी प्रोजेक्ट यूनिगेज के अंडर हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम गेज को कन्वर्ट करके यूनिफाई करें और एक ब्रॉड गेज सिस्टम ही हमारे इंडिया में अडॉप्ट करें। ओके, सो इसके बाद आपने देख लिया, ये आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि एक्सपेंसिव होने के बावजूद हम ये कर रहे हैं बिकॉज़ इसकी एफिशिएंसी ट्रेन्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनकी एफिशिएंसी के साथ साथ इनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और इनकी स्पीड वगैरह भी इम्प्रूव हो जाती है, जो कि इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है। वो इसलिए हम आपने खुद देखा होगा हमारे रेल्स और हमारी ट्रेन्स की कंडीशन ऑलमोस्ट छत पे लोग चढ़ गए होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़्यादा पावरफुल ट्रेन्स चाहिए और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और हाई स्पीड ट्रेन्स चाहिए ताकि हम इतने ज़्यादा क्राउड को अकोमोडेट कर पाएँ। आगे बढ़ने से पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडियन रेलवेज़ पढ़ने से पहले हम पहले यूनेस्को के बारे में कुछ जानेंगे। देखो, यूनेस्को जो है, आपने देखा होगा यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया था 1945 में। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ओके, जो ये यूनेस्को है ना, इसके बहुत सारे एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेरिटेज प्रोटेक्शन, साइंस एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, सोशल एंड ह्यूमन साइंसेज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसके बहुत सारे ग्लोबल प्रायोरिटीज़ भी है, जैसे कि अफ्रीका में ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है। और इसकी इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ में से दो प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन लिस्ट और दूसरा है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब ये सारी डिटेल जो है ना, ये बहुत लंबा है, वो मैंने सारा यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो इररिलेवेंट हो जाता। तो मैंने कोशिश की है मैं इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे यूनेस्को की डेफिनेशन को रेलेवेंट रखूँ टू द टॉपिक। सो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन लिस्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को ये अडॉप्ट करता है, उन साइट्स को ये इसलिए अडॉप्ट करता है, उन साइट्स को ये समझता है कि वो कल्चरली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनका इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे है और उनका यूनिवर्सल वैल्यू होता है, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे यहाँ पे जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडियन रेलवेज़ के रेलवे स्टेशंस को अडॉप्ट किया है वो कौन कौन से हैं। वन इज़ छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस, जो कि मुंबई में है, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस भी बोला जाता था। और दूसरा माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया, और ये माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया तीन रेल लाइंस है जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं। उसमें से एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो वेस्ट बंगाल में है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु में है और कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे ये बताओ, ऐसी 3 कंट्रीज़ का नाम बताओ जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है बट यूनेस्को के मेंबर नहीं है, और 3 ऐसी कंट्रीज़ के नाम भी बताओ जो यूनेस्को के मेंबर है बट यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है। कमेंट करके बताओ। चलो, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।